क्या हम कभी कल्पना कर सकते हैं कि किसी गांव के एक छोटे से मतलब एकदम साधारण से किसान संगठन को किसी सिलिकॉन वैली के हाईटेक स्टार्टअप की तरह ट्रीट किया जा रहा हो? सुनने में काफी अजीब लगता है ना? बिल्कुल। मतलब उन्हें 6 महीने के लिए एक बहुत ही सख्त बूट कैंप में बाकायदा इनक्यूबेट किया जा रहा है। जैसे बड़ी टेक कंपनियां एक छोटे से आइडिया को लेकर उसे दुनिया बदलने वाले बिजनेस में बदल देती हैं। राइट, एकदम उसी तर्ज पर। हाँ, ठीक वैसा ही कुछ अब हमारे खेतों और गांव में होने जा रहा है। तो जो लोग आज हमारी इस गहन चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि आज का हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि बेस्ट केयर यानी कंसोर्शियम ऑफ एग्री रिसोर्स एक्सपर्ट्स, उनका जो अडॉप्ट एन एफपीओ इनिशिएटिव प्रस्ताव है वो असल में जमीन पर कैसे काम करता है। और ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं है, उनका जो स्मार्ट राइज प्रोग्राम है यानी रूरल इंक्यूबेशन फॉर सस्टेनेबल एंटरप्राइजेज, वो ग्रामीण भारत के किसान उत्पादक संगठनों जिन्हें हम एफपीओ कहते हैं, उनकी पूरी तस्वीर ही बदल रहा है। सही कहा। और देखिए, इस प्रपोजल को पढ़ते हुए जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो था इनका टारगेट। वो 10 करोड़ वाला आंकड़ा। एग्जैक्टली। ये प्रस्ताव दावा करता है कि मात्र 24 महीनों के भीतर, सिर्फ 2 साल में, ये इन संगठनों को 10 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाली ग्रामीण कॉर्पोरेट संस्थाओं में बदल देंगे, जिन्हें वे स्मार्ट एफपीओ कह रहे हैं। 10 करोड़ रुपए का मुनाफा, वो भी केवल 2 साल में? मतलब जो लोग कृषि क्षेत्र को समझते हैं उनके लिए ये आंकड़ा लगभग अकल्पनीय लगता है। वही तो, क्योंकि अमूमन इस क्षेत्र में मुनाफे का मार्जिन बहुत कम माना जाता है। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये संगठन सिर्फ गेहूं या चावल जैसी पारंपरिक फसलें उगाने और बेचने तक सीमित नहीं है। हाँ, वो कुछ बहुत अलग कर रहे हैं। बिल्कुल, वे सिर्फ अनाज नहीं बेच रहे हैं, बल्कि पूरी की पूरी एक नई अर्थव्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। तो इस 10 करोड़ के मुनाफे के लॉजिक को समझने के लिए मुझे लगता है हमें उस पुराने ढांचे से बाहर आना होगा जिसमें हमारे एफपीओज अब तक काम करते आए हैं। सही बात है। मतलब पारंपरिक एफपीओ अक्सर इसलिए संघर्ष करते दिखते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता पूरी तरह से सब्सिडी केंद्रित होती है। बिल्कुल, वे सरकार से मिलने वाले ग्रांट या अनुदान पर ही निर्भर रहते हैं। हाँ, और उनके पास किसी भी तरह के पेशेवर बिजनेस मॉडल की कमी होती है। तो ये जो बेस्ट केयर का मॉडल है, ये इस सब्सिडी वाली मानसिकता को पूरी तरह से पलट देता है। एकदम सही पकड़ा आपने। वे इस पूरे मॉडल को रूरल बायो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह रहे हैं, यानी ग्रामीण जैव औद्योगिक क्रांति। अरे वाह, नाम तो काफी भारी है ना? और इस दस्तावेज में वृंदावन ग्राम एकीकरण नाम का एक मॉडल समझाया गया है, जो मुख्य रूप से मवेशियों की अर्थव्यवस्था यानी बोवाइन बायो इकोनॉमी पर टिका है। इसमें कृषि और पशुपालन को अलग अलग नहीं देखा जाता। अच्छा, तो उन्हें जोड़ दिया गया है। हाँ, उन्हें एक ही औद्योगिक चक्र के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। जब मैंने ये बायो इंडस्ट्रियल शब्द पढ़ा था ना, तो मेरे दिमाग में तुरंत एक उपमा आई। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस नए मॉडल में जो गाय का गोबर है वो हमारा नया कच्चा तेल यानी नया क्रूड ऑयल बन गया है? अरे, ये क्रूड ऑयल वाली उपमा तो इस पूरे तंत्र को समझने के लिए सबसे सटीक है ना? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह एक रिफाइनरी में कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और प्लास्टिक जैसे दर्जनों अलग अलग उत्पाद बनाए जाते हैं। हाँ, एक ही चीज से कई सारे प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। ठीक वैसे ही यहाँ मवेशियों के कचरे को, विशेषकर गोबर और गोमूत्र को, एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसे प्रोसेस करके क्या क्या बन रहा है? इसे प्रोसेस करके नेचुरल पेंट, बायो सीएनजी और बायोचार जैसे उच्च मुनाफे वाले औद्योगिक उत्पाद बनाए जा रहे हैं। मतलब कि जो चीज कल तक गांव की गलियों में सिर्फ कचरा मानी जाती थी, वो आज एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट में बदल रही है। बिल्कुल, और इसके प्रभाव बहुत व्यापक नजर आते हैं, ना सिर्फ उस एक गांव के लिए बल्कि पूरे देश के स्तर पर। सही कहा। इस दस्तावेज में 4 बड़े राष्ट्रीय प्रभावों की बात की गई है जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, मैं बताती हूँ। पहला प्रभाव तो सीधे सीधे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और शुद्धता पर पड़ता है। वो कैसे? जब पूरा इकोसिस्टम प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हो जाता है तो यह रसायन मुक्त और एकदम सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करता है। और इसका दूसरा प्रभाव सीधे हमारे स्वास्थ्य संकट से जुड़ा है। हाँ, क्योंकि आजकल खाने में इतने केमिकल्स हैं। बिल्कुल। रसायन मुक्त और जलवायु अनुकूल खेती से भोजन के पोषण मूल्य में सुधार होता है, जिससे हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी जो बीमारियां हैं वो अपने आप कम होने लगती हैं।
ये तो बहुत तार्किक है। और तीसरा प्रभाव शायद हमारी ऊर्जा जरूरतों से जुड़ा है, राइट? एकदम सही। क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारी मात्रा में बाहर से कच्चा तेल आयात करता है। हाँ, तो स्वच्छ ईंधन में आत्मनिर्भरता इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा है। जरा सोचिए, जब गांव-गांव में बायो सीएनजी का विकेंद्रीकृत उत्पादन होगा, मतलब हर जगह अपना लोकल प्रोडक्शन होगा। तो हमें बाहर से तेल मंगाने की जरूरत ही कम पड़ेगी। बिल्कुल। परिवहन और रसोई गैस के लिए आयातित ईंधन पर हमारी निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। इससे देश का कार्बन फुटप्रिंट भी घटेगा। और चौथा प्रभाव क्या है? चौथा प्रभाव शायद आज के भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैव अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन। मतलब नौकरियां? हाँ, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को काम की तलाश में शहरों की ओर भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके अपने गांव में ही एक कॉर्पोरेट स्तर का काफी सम्मानजनक काम पैदा हो रहा है। लेकिन देखिए, अगर इस बायो इकोनॉमी से इतने हाई प्रॉफिट वाले उत्पाद बन भी रहे हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि जो खेत में पसीना बहा रहा है, उस आम किसान को पहले दिन से इसका क्या फायदा मिलता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। मतलब वो इस पूरे इकोसिस्टम में अपनी जगह कैसे दिखता है, उसे तुरंत क्या रिटर्न मिल रहा है? हाँ, किसान को सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली फायदा जीरो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के रूप में मिलता है। जीरो कॉस्ट मतलब खेती की लागत एकदम शून्य, ऐसा कैसे हो सकता है? इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आमतौर पर एक किसान अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा रासायनिक खाद, यूरिया और कीटनाशकों को खरीदने में खर्च कर देता है। हाँ, वो तो है। लेकिन जब पशुपालन को इस प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उस खेत का पूरा अर्थशास्त्र ही बदल जाता है। अच्छा। जो गाय का गोबर या गोमूत्र पहले ऐसे ही व्यर्थ जाता था, उसे प्रोसेस करके जो प्राकृतिक खाद बनती है, वही अब उस खेत का मुख्य पोषण बन जाती है। वाह, तो मतलब बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल नहीं। बाहर से रासायनिक इनपुट खरीदने का खर्च एकदम शून्य हो जाता है। और अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है, जैसे ही आपकी इनपुट लागत घटती है, आपका मुनाफा अपने आप बढ़ जाता है। खेती की लागत शून्य होते ही किसान के जो खर्च करने योग्य आय है, जिसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, उसमें तुरंत 30 से 50% तक का इजाफा हो जाता है। वाह, सीधे 30 से 50% का जंप। हाँ, और ये कोई भविष्य का हवाई वादा नहीं है, ये पहले फसल चक्र से ही दिखने लगता है। देखिए, मुझे यहाँ थोड़ा काउंटर करने दीजिए। हाँ, बिल्कुल, पूछिए। आज अगर हम बाजार में जाएं, तो दसियों ऐसे उत्पाद मिल जाएंगे जो खुद को प्राकृतिक या ऑर्गेनिक होने का दावा करते हैं। ग्रीन वॉशिंग। हाँ, तो अगर कोई बड़ा कॉर्पोरेट निवेशक या कोई बहुत बड़ा ग्राहक इस इकोसिस्टम से जुड़ता है, तो वे कैसे भरोसा करें कि ये सच में 100% रसायन मुक्त है? सही चिंता है। मतलब क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका तो नहीं है? हम ये कैसे मान लें कि किसी किसान ने पैदावार बढ़ाने के लालच में रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से खेत में यूरिया नहीं डाल दिया? देखिए, तकनीक के बिना ये भरोसा कायम करना सच में नामुमकिन है। इसीलिए बेस्ट केयर की रिपोर्ट में इसका जो समाधान दिया गया है, वो है डिजिटल प्रूफ ऑफ प्रैक्टिस। डिजिटल प्रूफ ऑफ प्रैक्टिस या डीपीपी। हाँ, डीपीपी। ये कोई साधारण एक्सेल शीट नहीं है जिसमें बस एंट्री कर दी। ये एक पूरा डिजिटल फ्रेमवर्क है जो मानवीय हस्तक्षेप और बेईमानी की गुंजाइश को पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन एक दूरदराज के गांव में बैठा कोई आम किसान इस डिजिटल फ्रेमवर्क का हिस्सा कैसे बनता है? ये सुनने में तो बहुत जटिल और हाईटेक लगता है। चलिए इसे एक उदाहरण से विजुलाइज करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक किसान अपने खेत में खाद डालने जाता है। ठीक है। खाद डालने से पहले वो अपना स्मार्टफोन निकालता है और उस बायो फर्टिलाइजर के पैकेट पर लगा एक QR कोड स्कैन करता है। अच्छा, स्मार्टफोन से स्कैनिंग। हाँ, और सिस्टम तुरंत उस खेत के GPS कोऑर्डिनेट्स, उस वक्त का समय और कितनी मात्रा इस्तेमाल की गई, ये सब दर्ज कर लेता है। अरे वाह। बीज बोने से लेकर खेत में पानी देने, फसल कटने और अंत में उत्पाद के पैक होने तक हर एक गतिविधि का रियल टाइम डेटा सिस्टम पर हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। तो मतलब कोई हेराफेरी नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं। और जब वो उत्पाद किसी बड़े शहर के सुपरमार्केट में पहुंचता है, तो उपभोक्ता या निवेशक उस डेटा को वापस ट्रैक कर सकते हैं। ये पूरी पारदर्शिता लाता है और खाद्य सुरक्षा को लेकर एक अटूट डिजिटल विश्वास पैदा करता है। तकनीक और फायदे तो चलिए साफ हो गए। 10 करोड़ के मुनाफे का लक्ष्य, खेती की शून्य लागत और ये डिजिटल ट्रैकिंग का तंत्र पूरी तरह से तार्किक लगता है।
लेकिन असली सवाल अभी भी अपनी जगह है। एक सामान्य और शायद थोड़े अव्यवस्थित किसान संगठन को रातों रात एक इतने प्रोफेशनल स्मार्ट एफपीओ में बदलने की ये प्रक्रिया असल में है क्या? हाँ, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। मतलब ये कोई स्विच तो है नहीं कि ऑन किया और अगले दिन सब कॉर्पोरेट बन गए? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सख्त, अनुशासित और सच कहूं तो कई बार थोड़ी दर्दनाक प्रक्रिया होती है। दर्दनाक? हाँ, क्योंकि बदलाव आसान नहीं होता। जो भी मौजूदा एफपीओ इस स्मार्ट राइस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले एक 360 डिग्री हेल्थ चेकअप से गुजरना पड़ता है। वेट, संस्थाओं का हेल्थ चेकअप ये हमारे इंसानों वाले मेडिकल चेकअप से कैसे अलग है? हाँ, इसका फोकस संस्था की सेहत पर होता है। इस चेकअप की लागत करीब 40,000 रुपए होती है। ओके। और इसका उद्देश्य ये गहराई से जांचना है कि उस एफपीओ के वर्तमान ऑपरेशंस, उनके फाइनेंस और उनके गवर्नेंस में कितनी कमियां हैं। तो वो लोग ऑडिट करते हैं? हाँ, टीम ये देखती है कि क्या उनके पुराने खातों में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्या बोर्ड के सदस्यों के बीच कोई राजनीतिक गुटबाजी तो नहीं चल रही है, जो कि गांव में काफी आम बात है। बिल्कुल। या फिर ये भी देखते हैं कि क्या उनके पास कोई ऐसा विजन है भी जिसे आगे बढ़ाया जा सके। ये ऑडिट ही तय करता है कि क्या उस एफपीओ में इस बड़े बदलाव को झेलने की क्षमता है या नहीं। अब देखिए, इस प्रपोजल में एक नियम है जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा था। कौन सा? आमतौर पर किसानों से जुड़ी योजनाओं में लोग यही सोचते हैं कि सरकार या कोई भारी संस्था आएगी और सब कुछ मुफ्त में दे देगी। हाँ, सब्सिडी वाली सोच। लेकिन इस प्रोग्राम में एक बहुत ही सख्त शर्त रखी गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए 100% समय की प्रतिबद्धता मांगी गई है। सही कहा। और उससे भी बड़ी बात, हर सदस्य को, चाहे वो नया हो या पुराना, अपनी जेब से अनिवार्य रूप से 1 लाख रुपए का निवेश करके उस एफपीओ के शेयर खरीदने होंगे। बिल्कुल। और ये शर्त जानबूझकर रखी गई है ताकि उस पूरी मानसिकता को जड़ से बदला जा सके। हाँ, मुझे तो ये बिल्कुल किराए के मकान और अपने मकान वाले फर्क जैसा लगता है। वो कैसे? मतलब जब आप किराए के मकान में रहते हैं तो छत टपकने पर आप ज्यादा परवाह नहीं करते, क्योंकि वो मकान मालिक की सरदर्दी है। हाँ, आप बस शिकायत करते हैं। लेकिन जब आप अपना 1 लाख रुपए लगाकर उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो पानी की एक एक बूंद का नुकसान आपको अपना निजी नुकसान लगता है। इसे फाइनेंस की भाषा में स्किन इन द गेम कहते हैं। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। जब किसान अपनी जेब से ये पैसा लगाता है तो वो सिर्फ एक लाभार्थी नहीं रह जाता, वो कंपनी का मालिक और शेयर धारक बन जाता है। और जब ये 1 लाख रुपए का निवेश हो जाता है, तब असल में 6 महीने का वो स्मार्ट राइस बूट कैंप शुरू होता है। ये बूट कैंप कोई क्लासरूम की थ्योरी क्लास नहीं है। ये संस्था के व्यवहार और काम करने के तरीके को पूरी तरह से तोड़ने और एक प्रोफेशनल ढांचे में दोबारा ढालने की प्रक्रिया है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि इन 180 दिनों के भीतर एक किसान की मानसिकता बदलती कैसे है? इस बूट कैंप में वो ब्रेकिंग पॉइंट क्या है जहां वे सब्सिडी मांगने वालों से एक कॉर्पोरेट शेयर धारक बन जाते हैं? देखिए, ये बदलाव बहुत ही स्पष्ट माइलस्टोन्स यानी अलग अलग चरणों में होता है। अच्छा। हाँ, सबसे पहले आता है महीना 0 या मंथ 0। ये पूरी तरह से सफाई और छटनी का समय होता है। डिजिटल स्क्रीनिंग की जाती है और एफपीओ को चलाने के लिए गांव से ही पढ़े लिखे प्रोफेशनल स्टाफ की भर्ती की जाती है। ओके, तो टीम बनती है। फिर आता है महीना 1, जहां सबसे बड़ी बाधा यानी तकनीकी झिझक को तोड़ा जाता है। उनका सामना ईआरपी सिस्टम से होता है। ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इसका यहाँ क्या रोल है? हाँ, ईआरपी वो सॉफ्टवेयर है जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां अपने ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करती हैं। राइट। किसानों को ये सीखना होता है कि डायरी या कागज पर हिसाब रखने के बजाय हर एक खर्च, इन्वेंट्री और पेरोल को सॉफ्टवेयर पर कैसे दर्ज किया जाए। उन्हें बायो इकोनॉमी और डिजिटल गवर्नेंस की गहरी ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है। और जब वे इस तकनीकी बाधा को पार कर लेते हैं, तब जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आते हैं। इसके बाद महीने 2 से 4 के बीच फिजिकल सेटअप और जमीनी संघर्ष का दौर चलता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। हाँ, उन्हें एक बाकायदा क्लस्टर ऑफिस स्थापित करना होता है। गांव के स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजी की महिलाओं को इस उत्पादन चक्र से जोड़ा जाता है। ओके। इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती आती है बैंकों से फंडिंग सुरक्षित करने और औद्योगिक मशीनें खरीदने की। और अब उनके पास डेटा होता है। एग्जैक्टली। अब वे बैंक मैनेजर के सामने अनुदान मांगने वाले एक बेबस किसान की तरह नहीं,
बल्कि डेटा और बैलेंस शीट के साथ एक प्रोफेशनल कंपनी के प्रतिनिधि की तरह बैठते हैं। क्या बात है। और आखिरी चरण तो बाजार का सामना करने का ही होता होगा। हाँ, महीने 5 से 6 के दौरान कमर्शियल ट्रायल्स शुरू होते हैं। जो भी उत्पाद बने हैं उनकी क्वालिटी चेक होती है। बड़े व्यवसायों के साथ B2B अग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। जी, और अंततः प्रोडक्ट को फॉर्मल मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। वे सीखते हैं कि सप्लाई चेन को कैसे मेंटेन रखना है। मतलब ये एक बहुत ही गहन और इंटेंस प्रशिक्षण है। और दस्तावेज ये भी बताता है कि इस प्रोफेशनल इंक्यूबेशन की फीस 60,000 रुपए प्रति माह है। हाँ, जो पूरे 6 महीनों तक चलती है। ओह, लेकिन जो चीज निवेशकों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर सकती है वो ये है कि इस पूरे ढांचे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये FPO पहले ही साल में ब्रेक इवन पर आ जाए। बिल्कुल। मतलब उनकी लागत निकल आए और वो मुनाफे की तरफ बढ़ने लगे। और देखिए, जब एक FPO इस स्तर की व्यावसायिकता और पारदर्शिता पर पहुंच जाता है, तब वो बड़े कॉर्पोरेट्स और निवेशकों के लिए एक बेहद सुरक्षित और आकर्षक अवसर बन जाता है। अब मैं इसे कॉर्पोरेट के नजरिए से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। बताइए। एक बड़ी कंपनी अपने पारंपरिक CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट के तहत गांव में कोई स्कूल बनवाने या सोलर लाइट लगवाने के बजाय किसी FPO को अडॉप्ट यानी अपनाना क्यों चाहेगी? अगर मैं एक कॉर्पोरेट लीडर हूँ तो मैं तो एक वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह सोचूंगा ना, मुझे रिटर्न और कंट्रोल दोनों चाहिए। बिल्कुल सही। देखिए, कॉर्पोरेट कंपनियां अक्सर अपना CSR फंड एक पानी की टंकी या स्कूल बनवाने में खर्च करती हैं, जिसे अर्थशास्त्र में संक कॉस्ट कहते हैं। यानी पैसा एक बार गया तो गया। हाँ, उसके बाद उससे कोई आर्थिक रिटर्न नहीं आना है। लेकिन बेस्ट केयर का प्रस्ताव कॉर्पोरेट्स को सिर्फ दानदाता बनने से आगे बढ़कर एक प्रभावकारी निवेशक बनने का मौका देता है। वो कैसे? वे इसे सस्टेनेबल ESG प्रभाव कहते हैं, यानी पर्यावरण, सामाजिक और शासन का प्रभाव। तो इस ESG प्रभाव का जमीन पर व्यावहारिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब कोई कंपनी एक FPO को अपनाती है तो वे महज दान नहीं दे रहे हैं, वे एक उच्च रिटर्न वाला सामाजिक एसेट बना रहे हैं। वो एक ऐसा आर्थिक इंजन तैयार कर रहे हैं जो सालों साल उस गांव में रोजगार पैदा करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा और साथ ही रसायन मुक्त खेती और बायो ईंधन के जरिए कंपनी के जो कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य हैं उन्हें भी पूरा करेगा। लेकिन एक सवाल है, क्या इस मॉडल में कॉर्पोरेट्स को फैसले लेने का अधिकार मिलता है या वे सिर्फ पैसा देके पीछे हट जाते हैं? नहीं, उन्हें पूरा अधिकार और पारदर्शिता मिलती है। अच्छा। जो प्रमोटर या निवेशक पैसा लगा रहे हैं वे FPO के बोर्ड में 20% तक एक्सपर्ट डायरेक्टर नियुक्त कर सकते हैं। ओह, तो उनके अपने लोग बोर्ड में बैठेंगे? बिल्कुल। इसका मतलब है कि बोर्ड मीटिंग्स में उनके अपने विशेषज्ञ बैठेंगे जो हर वित्तीय और रणनीतिक फैसले पर सीधी नजर रखेंगे। ये तो बहुत सुरक्षित है। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स के पास जॉइंट वेंचर बनाने का भी विकल्प है। वे चाहे तो FPO को रोजमर्रा के खर्चों के लिए वर्किंग कैपिटल के रूप में डेट फाइनेंसिंग या ऋण भी दे सकते हैं, जिस पर उन्हें एक सुरक्षित ब्याज मिलता रहता है। अब समझ आया। और देखिए, इस दस्तावेज में सहयोग के कुछ अन्य दिलचस्प मॉडल भी दिए गए हैं, जैसे बायबैक गारंटी। हाँ, बायबैक गारंटी का मॉडल तो किसानों और कॉर्पोरेट्स दोनों के जोखिम को बहुत कम कर देता है। इसमें क्या होता है? इसमें कॉर्पोरेट्स ये गारंटी देते हैं कि FPO जो भी बनाएगा वे उसे एक तय कीमत पर खरीद लेंगे। तो मार्केट खोजने की टेंशन खत्म। एकदम। दस्तावेज के अनुसार इसमें 150 से ज्यादा खाद्य उत्पाद और 50 गैर खाद्य उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा नेचुरल पेंट और बायो ईंधन जैसे औद्योगिक उत्पाद भी हैं। क्या बात है। और इन सभी उत्पादों को एक साझा ब्रांड वृंदावन के तहत बेचा जा सकता है। इससे FPO को अपना माल बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ता और कॉर्पोरेट को एक स्थिर उच्च गुणवत्ता वाली सप्लाई चेन मिल जाती है। इन सब बातों को एक साथ रखकर देखने पर इसका एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रभाव नजर आता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये पूरी व्यवस्था सिर्फ कुछ ऑर्गेनिक उत्पादों को बेचने की बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरे दर्शन पर काम कर रही है। और इस दर्शन को ही बेस्ट केयर डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेट कहता है। डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेट? हाँ, एक ऐसा कॉर्पोरेट ढांचा जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है और जहां जमीनी स्तर के लोग ही उसके असली मालिक हैं। ये मॉडल हमारे गांव में एक ऐसा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बना रहा है जो अपने आप में पूर्ण है। जरा सोचिए, जब गांव के युवाओं और महिलाओं को
अपने ही गांव में एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सेटअप में काम करने का मौका मिलेगा। तो वो शहर क्यों जाएंगे? एग्जैक्टली। शहरों की तरफ होने वाला जो अंधाधुंध पलायन है वो अपने आप रुक जाएगा। जो लोग अपना घर, परिवार और जमीन छोड़कर शहरों की झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं, उन्हें वापस अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका मिलेगा, वो भी आर्थिक तरक्की के साथ। सही बात है। और जो लोग आज इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई कागजी आइडिया या सिर्फ एक सैद्धांतिक बात नहीं है। ये एक वास्तविक पहल है जो इस वक्त जमीन पर उतारी जा रही है। बिल्कुल। बेस्ट केयर की टीम इस मॉडल को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए सक्रिय रूप से साझेदार और दूरदर्शी निवेशकों की तलाश कर रही है। तो जो भी कॉर्पोरेट लीडर्स, निवेशक या विजनरीज इस बायो इकोनॉमी क्रांति का नेतृत्व करना चाहते हैं, वे बेस्ट केयर से सीधे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, उनका आधिकारिक ईमेल है akas.fpo@gmail.com। इसके साथ ही उनकी एक पूरी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम है जिसमें ज्योति, प्रशांत, अंकित और आंचल शामिल हैं, जो इस स्मार्ट राइज यात्रा में आपका मार्गदर्शन करने के लिए पूरी तरह से उपलब्ध हैं। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर काम को अंजाम देने के लिए उनकी तैयारी कितनी पुख्ता है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं जो लोग इसे सुन रहे हैं उनके सोचने के लिए एक नया बिंदु छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, अगर ये डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेट और ओनरशिप आधारित मॉडल, जहां हर कोई शेयर होल्डर है और स्किन इन द गेम रखता है, अगर ये मॉडल किसानों को उद्यमी बनाकर दशकों पुराने कृषि संकट को सुलझा सकता है, तो क्या भविष्य में हम इसी स्मार्ट और अनुशासित ढांचे का उपयोग भारत के अन्य असंगठित क्षेत्रों में नहीं कर सकते? जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे शहरों का कचरा प्रबंधन, जो हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। हाँ, वहाँ भी तो ये लागू हो सकता है। बिल्कुल। या फिर हमारे स्थानीय कारीगरों और बुनकरों का सशक्तिकरण, अगर वे भी इसी तरह 6 महीने के बूट कैंप से गुजरकर अपनी स्मार्ट संस्थाएं बना लें, जहां तकनीक, पारदर्शिता और कॉर्पोरेट निवेश का सीधा तालमेल हो, तो क्या होगा? ये तो वाकई पूरे अर्थतंत्र को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। एकदम। तो इसी विचार के साथ सुनते रहिए और अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए।